केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी केबीएस पीआरटी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपके केबीएस पीआरटी में जो गणित के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोगों का पूरा ये जो है डाटा है, हम लोग किस प्रकार से गणित की तैयारी करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। उसके बाद आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यानी कि कक्षा आपको 4, 5, 6, 7, 8 ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको कुछ हाई लेवल पे पढ़ना है तो कक्षा 9 और 10 की जो एनसीईआरटी की किताब होती है वहां से आप गणित को देख सकते हैं। जो आपका सिलेबस है वही चैप्टर पढ़ना है। और तीसरा हमारा काम होगा टॉपिक वाइज हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो ये आपका पहला वाला और तीसरा वाला ये दोनों वर्क एक साथ किए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि हमें किस प्रकार के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं और हमें किस प्रकार से अपनी तैयारी को करना है। तो हमारा टारगेट क्या है भैया? टारगेट ये है कि आपके पेपर में जो चौथा पोर्शन है उसमें आपकी गणित आएगी। उसमें से उम्मीद है 20 नंबरों की गणित आएगी क्योंकि टोटल 80 नंबरों में आपके 4 विषय हैं। तो इसमें से लगभग 20 नंबरों का आपका गणित का टोटल होता है। तो 20 में से हमें 20 नंबर लाना हमारा मेन टारगेट है। गणित में एक भी प्रश्न हमारा गलत नहीं होना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। बिल्कुल आपको बेसिक तरीके से गणित समझाई जाएगी। यहाँ पर कोई ज़्यादा कठिन मेथड का यूज़ नहीं किया जाएगा। जितने भी कमज़ोर बच्चे हैं जिनको गणित से डर लगता है तो वो इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। धीरे धीरे आपका जो गणित का डर है वो समाप्त हो जाएगा। और आज हम लोग जो पेपर को सॉल्व करेंगे, ये पिछले जो कल का लेक्चर था वो 2018 में आपके 10 प्रश्न जो आए थे उन्हें सॉल्व कराए गए थे और बाकी के जो 10 प्रश्न हैं वो इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो यानी कि ये जो आपके जितने भी सारे प्रश्न हैं ये 2018 के प्रीवियस जो पेपर हुआ था उसके प्रश्न थे। 20 प्रश्न आए थे 2018 में, जिसमें से 10 पिछले वीडियो लेक्चर में सॉल्व कराए गए हैं और बाकी के 10 यहाँ पर सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो पिछला आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा। समीकरण आपके सामने दिया गया है। चलिए फटाफट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और इसका क्या आंसर होगा उसको निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए भैया, प्रश्न आप सब ने देख लिया होगा। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला कक्षा 9 का ये प्रश्न है, ये किताब का प्रश्न है, कक्षा 9 की किताब का प्रश्न है। तो वहां पर आप देखेंगे ax² प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0, इस तरह करके आपको द्विघात समीकरण समझाया जाता है। और जब हमारे मूल बराबर होते हैं, ठीक है, जहां पर a का मान यहाँ पर आपके q-r दिया गया है, b का मान r-p दिया गया है प्रश्न में और c का मान p-q दिया गया है। तो जब हमारे मूल समान होते हैं तो हमारा फार्मूला यूज होता है b² बराबर 4ac। यही फार्मूला आपको यहाँ पर रखना है। b का मान ये वाला है, ठीक है, r-p वाला। तो यानी कि r-p का होल स्क्वायर बराबर 4 और a का मान x का गुणांक a कहलाता है तो q-r हो जाएगा, q-kr। और c का जो गुणांक है ये अचर संख्या है तो अचर संख्या कितनी है? p-q। इसका आपको गुणा भाग करना पड़ेगा और गुणा भाग आप लोग कर लीजिएगा। इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, आपको वर्ग निकालना पड़ेगा, फिर इसका आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट बता देते हैं आपका क्या आएगा। आपका आएगा r-k p और -k आपका 2q r+p रहेगा, यहाँ r+p रहेगा और होल स्क्वायर बराबर 0। सॉल्व करने पर ये आएगा और इसको जब आप वर्गमूल लेंगे तो r+p और -2q बराबर 0 होगा और यहाँ ये प्लस रहेगा, तो यहाँ r+p बराबर हो जाएगा 2q। ये आपका समीकरण ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है क्योंकि यहाँ पर जगह कम रहती है, इसलिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इस वाली लाइन के बाद जब आप इसको गुणा भाग करेंगे तो आपका इतना आएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये तो हो गया लंबा मेथड, आपको पूरा डिटेल में समझाया गया है जो कि कक्षा 9 का ये प्रश्न है। आप जब मूल समान होते हैं तो हमें b² बराबर 4ac का फार्मूला लगाना होता है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ट्रिक से सॉल्व करना चाहें तो क्या करेंगे? आप देखिए, आपको बीजगणित में हमने समझाया था, जैसे यहाँ पर p-q-r संख्याएं हैं तो यानी कि हमारा जो क्रम बनेगा p, q और r, इसका क्रम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप बहुत सारी चीज़ें, अच्छा बीजगणित का एक फार्मूला आपको बता देते हैं कि यहाँ पर देखिए, जब आपको एक फार्मूला हमने बताया था बीजगणित में, अगर आप सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हमने आपको फार्मूला बताया था, जब कोई एक संख्या बड़ी सी संख्या स्क्वायर के रूप में या घन के रूप में लिखा गया हो और
बी स्क्वायर हो या सी स्क्वायर हो, इस प्रकार से स्क्वायर हो या घन हो बराबर जीरो हो, तो ये सारी संख्याएं जीरो के बराबर होती हैं। यानी ए वाला भी जीरो के बराबर होगा, बी वाला भी जीरो के बराबर होगा और सी वाला भी जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो किसी प्रश्न को थोड़ा सा आसान तरीके से, थोड़ा सा लेंदी मेथड से, दोनों तरीके से हमें सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये जो बेसिक मेथड था जो कि कक्षा 9 में पढ़ाया जाता है, उस मेथड से प्रश्न का आंसर आ चुका है। अब थोड़ा सा ट्रिक भी सीख लेते हैं इस प्रश्न में। तो ये आपने सीखा बीजगणित में क्या होता है, जब लंबा चौड़ा समीकरण दिया होता है और यहाँ वर्ग लगा हो या घन लगा हो, वो जीरो के बराबर हो, तो प्रत्येक संख्या जीरो के बराबर होती है। तो इसी प्रकार से जब आप यहाँ पर देखिए, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं पर देख लीजिए, इस संख्या को जीरो के बराबर करेंगे तो एक्स स्क्वायर जीरो के बराबर हो जाएगा, क्यू माइनस आर बराबर जीरो होगा, तो यहाँ पर आपका क्यू बराबर आ जाएगा आर। ठीक है, सीधा सीधा मान के चलिए, जब इसको जीरो के बराबर करेंगे, यहाँ पर जीरो लिखा है, जब जीरो के बराबर करेंगे इन सारी संख्याओं को जीरो के बराबर करेंगे, तो क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है इसलिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह लग जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा पी और पी बराबर हो जाएगा क्यू। यानी कि हम लोग कह सकते हैं Q बराबर R बराबर P, ये सारी संख्याएं आपस में बराबर हैं, सारी संख्याओं का मान आपस में बराबर है, ऐसा हम इस उपरोक्त समीकरण से कह रहे हैं। ये थोड़ा सा हम ट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यही सत्य है, ये बात बिल्कुल कह नहीं सकते हैं। मतलब कहने का सीधा मतलब है कि हम इसको थोड़ा सा, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है उसको अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी का ये जो आपने मेथड निकाला है यही हमारा बेसिक मेथड है। अब इसमें अगर हम एक मान रख दें तो एक बराबर एक, यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी रखें, सबके लिए ये मान हमारा सत्य रहेगा। यानी Q का मान जितना होगा उतना R का मान होगा, उतना P का मान होगा। तो Q का मान अगर 1 मान लें तो R का मान भी 1 होगा, P का मान भी 1 होगा, ये हमारे कहने का मतलब है। तो अगर हम सबका मान 1 मान लें और एक मान हम दिए गए विकल्प में रखें, तो जो समीकरण हमारा सही होगा वही हमारा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम P का मान, विकल्प C को जरा ध्यान से देखिए, P का मान, Q का मान, R का मान अगर 1 रखेंगे तो यहाँ 3 आएगा, 3 बराबर 0, यानी LHS RHS बराबर नहीं है, C हमारा विकल्प सही नहीं होगा। D पर जरा ध्यान से देखिए, P माइनस Q माइनस R, यानी अगर सबका मान 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, यहाँ आएगा -1, यानी D में हमारा -1 आ रहा है, LHS और RHS बराबर नहीं आ रहा है, यानी D बराबर हमारा जो आंसर होगा वो D हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन A में अगर हम पी क्यू आर का मान 1 रखेंगे तो LHS RHS बराबर हो जाएगा, यानी पहला वाला विकल्प हमारा सही हो सकता है। और Q में अगर हम पी क्यू आर का मान 1 रखेंगे तो LHS और RHS यहाँ पर भी बराबर रहेगा, यानी B और A ये दोनों विकल्प में से कोई एक विकल्प आपका आंसर है। C और D आपका कैंसिल आउट हो चुका है। अब आप जानते हैं जब कोई संख्याएं क्रम से होती हैं, पी क्यू आर ये 3 संख्याएं थी, 3 संख्याएं क्रम से होती हैं, तो हमारा के बीच में क्या आता है, Q आता है। ठीक है, यहाँ पर आप समानुपात वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन उस बात को ध्यान मत दीजिए। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा ऐसे कर सकते हैं, पी क्यू आर का जब क्रम होता है, इस पर ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो प्रश्न बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो पी क्यू आर हमारी संख्याएं क्रम से होती हैं, तो पहली और आखिरी संख्या पी और आर को जोड़कर ये 2Q के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर समानुपात का फार्मूला लग रहा है, तो समानुपात का फार्मूला मत समझिए। जब पी क्यू आर हमारा क्रम से होता है, बस इतना जान लीजिए, पी क्यू आर हमारी क्रम से संख्याएं होती हैं, तो पहली और आखिरी संख्या यानी पी ओ आर का जो टोटल होता है वो बीच वाली संख्या के 2 गुने के बराबर होता है। तो ये हमारा फार्मूला लग रहा है। इस प्रकार से विकल्प बी हमारा सही है। ए भी सही हो सकता था, लेकिन अब ए और बी में से कौन सा ज़्यादा सही रहेगा, तो हमारा विकल्प बी ज़्यादा सही रहेगा, ए हमारा सही नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश किया है कि अगर आपको ये पूरा कैलकुलेशन नहीं आता है तो इस प्रकार से आप अंदाजे से भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको पढ़ के समझने की कोशिश करिए। चित्र इसका बना दिया गया है। ABCD एक चतुर्भुज है, तो ऊपर वाले को A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो और इसको D मान लेते हैं। ठीक है, जिसमें C बराबर 102। अच्छा, यहाँ पर देखिए C आपका 102 दिख नहीं रहा होगा, लेकिन चलिए मान लेते हैं ये 102 डिग्री का है, क्योंकि 102 डिग्री का मतलब 90 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये देखने में 90 से छोटा लग रहा है। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, अपने हमें तो प्रश्न को सॉल्व करना, तो इसको C को 102 मान लेते हैं। D आपका 58 दिया गया है, 58 डिग्री दिया गया है। ठीक है, D को हमने 58 डिग्री मान लिया है। AB के समद्विभाजक यानी कि जो A वाला ये वाला कोण है और B वाला ये वाला कोण है,
इन दोनों का समद्विभाजक मतलब होता है आधा आधा। कोणों का अगर आधा किया जाए तो कहाँ पर जाके मिलते हैं, पी पर जाके मिलते हैं। तो ये बिंदु हो गया हमारा पी। तो ए पी बी यानी कि ये बीच वाला जो कोण होगा इसका मान हमें निकालना है, बीच वाले कोण का मान हमें निकालना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से समझिए। आपको पता है ए बी सी, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार ध्यान सुन लीजिए। बस ए बी सी डी जो चतुर्भुज होते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। अगर आपको टोटल ए और टोटल बी वाला कोण निकालना है, यानी ए प्लस के बी कोण निकालना है, तो क्या करिए, आप 360 में से ये सी और डी वाला घटा दीजिए। तो 360 में से कितना घटाना है, सी वाला यानी 102, और प्लस के कितना घटाना है, 58। ठीक है, तो 102 और 58 जोड़ेंगे तो कितना होगा भैया, 160 होगा। 360 में से 160 जाएगा तो ए प्लस बी जो टोटल कोण रहेगा वो आपका आ जाएगा 200। तो पूरा पूरा ए कोण, पूरा पूरा बी कोण अगर जोड़े तो कितना आता है आपका, 200 आता है। लेकिन हमें पता है ये जो लाइन है ए पी वाली और बी पी वाली ये अर्धक है, यानी कि हमें ये बीच वाला कोण चाहिए जिसकी वैल्यू a/2 है, और इधर वाला ये वाला बीच वाला कोण चाहिए जिसकी वैल्यू b/2 है। तो हमें ए और बी नहीं चाहिए, ए का आधा और बी का आधा चाहिए। तो उसका क्या करिए, इसी समीकरण में 2 का भाग कर दीजिए। तो 1/2 हो गया प्लस के b/2 हो गया, बराबर कितना हो गया, 100। यानी अब आप क्या करिए, त्रिभुज ध्यान से देखिएगा, ए बी और पी को जरा ध्यान से देखिए। 1/2 और b/2 यानी इन दोनों कोणों का जो टोटल है वो कितना है, 100 है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। दो कोणों का योगफल कितना है, 100 है। तो बाकी बचा कौन सा, ये पी वाला कोण है, ये कितना होगा, ये आपका 80 होगा। कितना आसान सा प्रश्न है, ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं है, थोड़ा सा गुणा भाग करना है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपके आते हैं, और ये आपका विकल्प सी यहाँ पर 80 डिग्री बिल्कुल सही रहेगा। ए पी बी में आपने दो कोणों का योगफल निकाल लिया है, कितना निकाला है, 100 निकाला है। तो तीसरा वाला कोण कितना होगा, 180 में से 100 घटा देंगे तो तीसरा कोण आपका 80 आ जाएगा। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग प्रत्येक प्रश्न को थोड़ा डिटेल में सॉल्व करते हैं, इसलिए आप लोग परेशान मत हुआ कीजिए। आप लोग क्या करिए भैया, कॉपी और पेन लेके बैठे रहिए। जैसे ही प्रश्न आपके सामने आता है उसको अपने तरीके से सॉल्व कर लीजिए। फिर देखिए क्या हम जो बता रहे हैं कुछ नया तरीका बता रहे हैं, या आपने जिस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व किया है उसी तरीके से बता रहे हैं। तो अगर आपको कोई नई चीज़ मिलती है प्रश्नों को सॉल्व करते समय तो उसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक ना भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो केबीएस पीआरटी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें टोटल 180 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, 180 प्रश्न, 180 नंबरों का आपका पेपर होने वाला है। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। अब 180 नंबरों के सिलेबस को कवर करना बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती का काम होता है, और इसके लिए चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा एक बुक प्रकाशित किया गया है जिसमें टोटल 180 प्रश्नों को कवर किया गया है। यानी कि जो आपका नवीनतम पैटर्न है उसको कवर करते हुए एक स्टडी गाइड निकाली गई है जो आपके नवीनतम पैटर्न को सुव्यवस्थित और सुसंगठित रूप से प्रदर्शित करती है। जितना भी आपका सिलेबस है वो सारा सिलेबस एक ही किताब में दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको 2000 से भी ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। चक्षु पब्लिकेशन एक प्रतिष्ठित ब्रांड है। लगभग मार्केट में जितने भी आपकी परीक्षाएं होती रहती हैं उन सभी की किताबें आपके मार्केट में उपलब्ध हैं चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा। तो यदि आप केबीएस में पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं और संपूर्ण सिलेबस को एक ही किताब से कवर करना चाहते हैं तो केबीएस पीआरटी के लिए चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड आपके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है और आपकी सफलता में थोड़ा बहुत भी योगदान दे सकती है। यदि आप इस बुक को अपने नज़दीकी बुक स्टोर से खरीदना चाहते हैं तो जाके खरीद सकते हैं। अगर ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके आप ऑनलाइन भी इस किताब को परचेज कर सकते हैं। यह किताब आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और उम्मीद है इसको पढ़ने के बाद आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। ठीक है ना भैया, तो ये आपके लिए जरूरी सूचना थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न का जो चित्र है वो पहले से ही बना दिया गया है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। पढ़िए आप सभी लोगों ने, आगे बढ़े, सॉल्व किया जाए।
चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी। ए बी सी त्रिभुज में जो हमारा सी वाला कोण है, एक मिनट, हाँ चलिए, त्रिभुज एबीसी में सी, देखिए इसका नाम रख देते हैं, ये आपका ए मान लेते हैं, ये बिंदु आपका बी मान लेते हैं, ये बिंदु आपका सी मान लेते हैं। प्रश्न पढ़ते जाएंगे, जैसा जैसा कहा जाएगा वैसा वैसा करते जाएंगे, ठीक है। सी वाला कोण 60 डिग्री है, यानी कि ये वाला सी वाला कोण है, ये कितना भैया 60 डिग्री है। ए वाला कोण 75 है, तो ये ऊपर वाला जो कोण है ये भैया हो गया हमारा 75, ठीक है। अब बी हमें नहीं दिया है तो बी हम निकाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। त्रिभुज के दो कोण आपके कितने हो गए, 60 और 75। अब मन में ही जोड़ लीजिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 60 में 75 जोड़ेंगे, पहले 70 में 60 जोड़ेंगे तो 130 आएगा, और 5 जोड़ेंगे तो 135 आएगा। तो दो कोणों का योग 135 है, तो तीसरा वाला कोण कितना होगा भैया, 45 होगा, क्योंकि 180 में से 135 घटाएंगे तो 45 होगा। इतना काम हमने मौखिक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। डी बी सी पर एक बिंदु है, तो ये बी सी रेखा है, इस पर डी एक बिंदु है, और इस पर ए डी लंब बी सी, यहाँ पर देखिए ए डी लंब बी सी डाला गया है, यानी कि लंब है, यानी कि यहाँ पर आपका 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। बी सी पर एक बिंदु है, बीई लंब ए सी, तो बीई ये वाला बिंदु ई है, और ये लंब ए सी है, यानी कि आपका ये वाला जो कोण बन रहा है ये 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। ई ए सी पर बिंदु। आगे बढ़ते हैं। यहाँ इस लाइन से हमने लिखा है बीई लंब ए सी। एडी और बी कहाँ पर टच करते हैं एक दूसरे को, ये है हमारा एच बिंदु, ये वाली बिंदु है एच पर टच करते हैं, तो सी एच और डी, यानी कि ये वाला कोण आपको निकालना है। बात समझ में क्लियर। अब हमने यहाँ पर एक अपने मन से काम किया है। अपने मन से काम ये किया है कि जो आपकी ए बी भुजा है उसको सी से इस पर लंब डाला है, इसका नाम रख दिया है एफ, और ये आपका लंब है, यानी कि 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे लंबार्थक होते हैं वो एक ही बिंदु पर मिलते हैं, इसलिए ये जो सी एफ लाइन है ये भी एच बिंदु से ही होकर जाएगी। अब ध्यान से इसी चित्र में देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ज़्यादा लिखने की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए आपको ये वाला कोण निकालना है, ये वाला कोण निकालना है, तो ये वाला कोण निकालने के लिए आपको त्रिभुज कौन सा, सी एच डी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ से कैसे आप निकालेंगे इस चीज को आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान से बातों को देखिए भैया, सबसे पहले ये सी और ये एफ और ये बी, इस वाले त्रिभुज को देखिए, सी एफ बी वाले त्रिभुज को देखिए, ये वाला 90 अंश है, क्लियर। ये वाला आपका 45 है, क्लियर। तो 90 45 कितना हो गया, 135। तो इस वाले त्रिभुज में बाकी का ये जो कोण बचा है ये कितना हो गया, 90 45 135, तो ये आपका हो जाएगा 45 अंश, ठीक है। यहां तक आप पहुंच गए। अब आपको पता चल गया, एक चीज पता चल गई, ये वाला 45 है और ये वाला लंब है, ये है, ये 90 है, ये है, तो ये ऊपर वाला कितना बचेगा, ऊपर वाला भी 45 बचेगा। देखिए कितनी आसानी से आपका आंसर आ गया, ठीक है। सी एफ बी त्रिभुज में ध्यान से आपने देखा, ये वाला 90 दिया गया था, ये पूरा 45 दिया गया था, 90 45 135, यानी कि ये जो बचेगा ये आपका 45 हो जाएगा। अब अपने टारगेट पे आ जाइए। टारगेट हमारा कौन सा त्रिभुज था, सी एच डी था, उसमें एक आपका 45 है, दूसरा आपका लंब है, यानी कि 90 अंश पहले से है, तो ये जो हमें चाहिए ये कितने का होगा, ये भी 45 का होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में कोणों का योगफल 180 होता है। तो 45 आपका कहाँ दिया है, विकल्प डी में दिया है। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। एक चित्र बनाने से ही आपका आंसर निकल आया, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का लासा इतना है, मासा एससीएफ के 3 गुने के बराबर है, उसका मासा 36 है, संख्या इतनी है, दूसरी संख्या कितनी हुई। कितना आसान सा प्रश्न है। देखो भैया, पहली संख्या x मान लें, दूसरी संख्या y मान लें। दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है, ये हमें पता है, और यही फार्मूला आपको लगाना है। पहली संख्या कितनी है, 442 है, तो पहली संख्या 442। दूसरी संख्या हमें निकालना है। HCF कितना दिया है प्रश्न में, उनका HCF आपको साफ साफ लिखा है, 26 लिखा है। और LCM कितना दिया है,
एलसीएम जो है वो HCF के 340 गुने के बराबर है। तो HCF के 340 गुना, तो HCF तो 26 है और इसका 340 गुना कर दो, इसी के बराबर है। ये छोटा सा आपका समीकरण बन गया, इसके गुणा भाग करके अपना आंसर निकाल लीजिए। चलिए 13 से कैंसिल आउट करते हैं, 13 दूनी हो जाएगा 26 और 13 3 39, 13 चौके हो जाएगा 52 और किससे कटे, हाँ ये 34 से 34 कैंसिल आउट करो ना, सीधा सीधा यहाँ बचा 10 और 26 दूनी हो जाएगा 52 हो जाएगा और ये पीछे 0 बचेगा, ये y की वैल्यू हो गई और कहाँ पर है 520। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। एक छोटा सा फार्मूला लगाना था, दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। ठीक, कुछ नहीं है इसमें दम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। x³ - 3x² प्लस के 3x - 1, इसका भैया आपको गुणनखंड बताना है। चलो गुणनखंड करते हैं और क्या करेंगे, किया जाए गुणनखंड। चलो देखो ध्यान से, सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। कक्षा 9 में इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं। यहाँ पर x³ है और माइनस के 3x² है और प्लस के 3x है और माइनस के 2 जो है ना, -1 × -1, इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका फार्मूला बन रहा है, ये आपका फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है याद है, कहाँ लिखें, यहाँ पर लिख दें। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपका a - b के होल क्यू का फार्मूला बन रहा, होल क्यू है, क्यू का फार्मूला बन रहा है, जिसमें a³ - के b³ - के 3a² b और - के 3ab², ये फार्मूला बन रहा है, जहाँ a की वैल्यू x है और b की वैल्यू -1 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका x - 1 का होल क्यू हो गया और माइनस ये जो 1 बचा है ना, इसको भी a³ लिख दो। ठीक है, तो ये आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर ये आपको मिल गया। अब यहाँ पर आपको एक दूसरा फार्मूला लगाना है। दूसरा फार्मूला क्या होता है, a³ - के b³, इसका फार्मूला लगाना है। इसका फार्मूला क्या होता है, a - के b और अगले ब्रैकेट में a² प्लस के ab और प्लस के b², ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, जहाँ पेन का कलर चेंज करते हैं, एक मिनट, क्या हो रहा है, हाँ चलो भाई, जहां पर a की वैल्यू कितनी है, ये वाली है और b की वैल्यू है ये वाली। ठीक है, तो इसका फार्मूला आपने ऊपर देख लिया है। a³ - b³ को फार्मूला क्या होता है, a - b, पहले a में से b घटा दो, फिर a का वर्ग कर दो और फिर a और b का गुणा कर दो और फिर यहाँ पर आपका b का वर्ग कर दो। तो चलिए यही फार्मूला फिर लगा देते हैं, संख्या हमारी छोटी हो जाएगी, घातें हमारी कम हो जाएंगी। तो a - b, a का मान है x - 1, ठीक है, और -1, ये आपका a - b, ये वाला फार्मूला लगा दिया। अब अगले ब्रैकेट में क्या होगा, a² होगा, यानी a का मान है x - 1, इसका आपको स्क्वायर करना है और फिर प्लस के x - 1 a और b का मान है 1, इसका गुणा करना है, प्लस के b² यानी b का मान है 1, इसका आपको वर्ग करना है। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये तो पहले ब्रैकेट में क्या हो गया, -1 मिलके 2 हो गया, x - 2 हो गया और अगले ब्रैकेट में होगा, इसका वर्ग करो, यहाँ पर इस x - 1 का होल स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो x² और -के 2x और प्लस के 1, यही होगा। इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर x - के 1 ही रहेगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसान प्रश्न है, थोड़ा सा गुणा भाग करना है। यहाँ आपका क्या बचा, देखिए यहाँ पर तो बचा है x², एक मिनट, चलो ये वाला प्लस के 1 और माइनस के 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2x में से x जाएगा तो माइनस के x बचेगा और प्लस के आपका बचा 1। ठीक है, बराबर, अच्छा ये सारी चीज़ें बराबर में 0 चल रही हैं, बराबर में 0 हैं, ये सारी संख्याएं जो गुणनखंड करते हैं तो बराबर में 0 के बराबर होता है, इस चीज़ को आप जानकारी में रखिएगा। ठीक है, ये आपका समीकरण हो गया भैया सॉल्व। अब समीकरण में देखिए दो पद आ रहे हैं, दो टर्म्स एंड कंडीशन आ रहा है, पहला x - 2 है और दूसरा x² - x + 2। तो ये आपके इस दिए गए समीकरण के दो गुणनखंड होंगे, x - 2 होगा और x² - x + 1 होगा। तो कौन सा आपके आंसर में दिया गया है, तो आंसर में आपका दूसरा वाला, ये वाला दिया गया है। ये कहाँ पर दिया गया है, विकल्प बी में दिया गया है, तो विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर, उसका आयतन है इतना। अरे कितना आसान प्रश्न है, चलो सॉल्व करो। गुणा भाग करना कुछ है नहीं, इसमें कुछ दिमाग लगाने की चीजें है नहीं, बस गुणा भाग आपको कर लेना है फटाफट। तो जो आयतन का फार्मूला होता है लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है πr² h,
और आयतन की वैल्यू कितनी है 2002। ठीक है, अब इसमें देखिए व्यास आपका कितना दिया है 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी उसका आधा यानी 7 हो जाएगी। तो मान सबका रख दीजिए। पाई का मान कितना होता है 22/7 और त्रिज्या हमारी 7 है, 7 का वर्ग करना है तो 7 × 7 हो गया और गुणे हमारा h है बराबर हो जाएगा 2002। इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 11 से इसे कैंसिल करते हैं, 11 दूनी 22 और यहाँ पर देखिए 11 कम 11 8 बचेगा, 11 कम 11 सॉरी 9 बचेगा, तो 11 × 8 88 हो जाएगा, 2 बचेगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा। अब बचा क्या है 2 से इसे कैंसिल आउट करो, हाँ 2 से इसे कैंसिल करते हैं तो हाँ सॉरी 2 से 2 9 18 और 2 9 18 2 कम 2 क्या बात करते हैं 7 से कैंसिल करते हैं सॉरी, तो ये 13 बार कटेगा। ठीक है, 91 जो है 7 से 13 बार कटेगा तो आपकी h की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है याद है आपको? बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr और h + r। भैया फार्मूला नहीं भूलना है, मेंसुरेशन में सारे फार्मूले रट लेना है, वैल्यू रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा 22/7। पाई का मान होता है, आर का मान भी 7 है, एच का मान 13 है, आर का मान 7 है। ठीक है, ये 7 से नीचे ऊपर दोनों तरफ है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 22 दूनी बचेगा 44 और 22 दूनी 44 और 13 और 7 हो जाएगा 20। तो 44 का डबल करेंगे कितना होता है 88, तो 1 0 पीछे है, इतना क्या हमें क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर का स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहाँ पर है 880, विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहले आयतन का फार्मूला लगा के आप ऊंचाई की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद आप जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगा के अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़िया प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इसको हम लोग जब एसएससी को पढ़ाते हैं एसएससी के बच्चों को तो बहुत ही सिंपल तरीके से विकल्प के माध्यम से ही सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उस तरीके से यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, समझाना ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए सिंपल तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए बात को समझिए, 2 वर्ष पहले ऋतु की आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुने के बराबर थी। तो 2 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप क्या करो कि एक्स वाई माने कि एक्स मान, चलो एक्स मान करते हैं। ठीक है, ऐसा लिखो, यहाँ पर लिखो वर्तमान, ठीक है, और यहाँ पर लिखो पहले और यहाँ पर लिखो बाद, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ है ऋतु, ऋतु जो कि माँ है और यहाँ पर उसकी पुत्री है। यहाँ समझो, थोड़ा समीकरण बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये वर्तमान से 2 वर्ष पहले की बात हो रही है और फिर वर्तमान से 2 वर्ष बाद की बात होगी। ठीक है, अब आगे समीकरण को पढ़ते हैं। 2 वर्ष पहले ऋतु की आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुने के बराबर थी। तो पुत्री की आयु अगर हम लोग x मान लें तो जो ऋतु की आयु होगी वो 3x होगी। ठीक है, यानी 2 साल पहले उसकी पुत्री की आयु अगर x थी तो ऋतु की आयु कितनी हो जाएगी भैया आपका 3x हो जाएगी। अब वर्तमान की अगर बात करें, ये काम हो रहा है 2 साल पहले, जब 2 साल आएंगे यानी वर्तमान में आएंगे तो अब ऋतु की आयु हो जाएगी 3x + के 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 साल जोड़ना पड़ेगा ना, और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी x + के 2 हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? आपकी उम्र मान लीजिए अगर 25 साल है तो 2 साल आपके 2 साल पहले उम्र 25 साल थी, तो अभी कितनी है 27 साल है। कैसे निकाला? 2 जोड़ के निकाला, तो वर्तमान आयु ऋतु की और पुत्री की दोनों की निकल आई है। अब 2 वर्ष बाद की बात क्या कह रहे हैं, यानी 2 इसमें और जोड़ना पड़ेगा, यानी अभी आप 27 साल के हैं, 2 वर्ष बाद कितने होंगे 29 के होंगे। तो कैसे निकालेंगे? 2 जोड़ के निकालेंगे। तो अगर 2 वर्ष बाद यहाँ पर अगले प्रश्न में पढ़े हैं 2 वर्ष पश्चात, तो पहले 2 वर्ष पश्चात दोनों की आयु निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x + के 4, क्योंकि 2 जोड़ देंगे, और ये हो जाएगा x + के 4, क्योंकि इसमें भी 2 जोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ष पश्चात उसकी आयु का 2 गुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने के बराबर है। तो उसकी आयु कितनी है अब यहाँ पर लिखते हैं 3x + 4। इसकी उम्र यानी ऋतु की उम्र का जो 2 गुना है ये उसकी पुत्री की उम्र कितनी है 2 वर्ष बाद x + 4 इसके 5 गुने के बराबर है, यानी कि इसमें 5 का गुणा करेंगे। ये हमारा समीकरण बन गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और निकालना क्या है? ऋतु और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग निकालना। चलिए गुणा करते हैं।
बात समझ में आ गया, समीकरण समझ में आ गया। पहले 2 वर्ष पहले की बात हुई, फिर उसमें 2 जोड़ेंगे, 2 वर्ष जोड़ेंगे तो वर्तमान निकल के आएगा, फिर उसमें 2 जोड़ेंगे तो हमारी 2 वर्ष बाद की उम्र निकल के आएगी, और फिर जो समीकरण दिया गया था उसी के हमने बराबर कर लिया है। ऋतु की जो वर्तमान आयु का 2 गुना उसकी पुत्री की 2 वर्ष बाद वाली आयु के 5 गुने के बराबर है, जो कि आपका समीकरण दिया गया है। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस की 4 दूनी 8 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर आपका 5 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x हो जाए और प्लस के हो जाएगा 20, ये 5x इधर ले आएंगे तो बचेगा x और ये हो जाएगा 8 उधर जाएगा तो बचेगा आपका 12। x की वैल्यू आ गई कितनी 12। अब हमें जो निकालना है उसको आप जल्दी से निकाल लीजिए, फटाफट आंसर आ जाएगा। ऋतु और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु निकालना, यहीं पर निकाल लेते हैं, यहीं पर वर्तमान आयु निकाल लेते हैं भैया। x का मान कितना है 12, जब इसमें ऋतु का निकालेंगे तो 12 या 36, 36 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भैया 38। ये x का मान रखेंगे 12, 12 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14। तो वर्तमान में ऋतु की 38 साल है, उसकी पुत्री की 14 साल है, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है 52 आ जाएगा। 8 4 12 और 3 4 1 5 52, 52 वर्ष आ जाएगी। दोनों की उम्र का युग जो होगा वो 52 वर्ष होगा। विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़े भैया, खतरनाक सा प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, इसको आप समझ गए ना, इसमें कोई दिक्कत तो बात नहीं है ना। अगर कोई भी यहाँ पर परेशानी हो, किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको दोबारा से बता दिया जाएगा, ठीक ना भैया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है इस प्रश्न में और बाकी कुछ है नहीं इसमें। सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं। देखो भैया, अगर कहां पर करें सॉल्व, यहीं पर थोड़ा बहुत कहानी समझ लीजिए। अगर जैसे a/b है और यहाँ पर माइनस के 3 लिखा गया है, तो इसको हम लोग अगर इस माइनस की घात को प्लस घात बनाना है तो b को ऊपर भेज दो और a को नीचे भेज दो तो b/a हो जाएगा और ये घात प्लस की 3 हो जाएगी। तो पहला काम हमें यही करना है। तो यानी कि जहाँ पर देखिए माइनस के 3/4 घात है, तो क्या करिए 16 को ऊपर भेज दीजिए और 81 को नीचे भेज दीजिए, तो ये जो घात हो गई वो आपका 3/4 होगा प्लस में, ठीक है। गुणा ब्रैकेट में ध्यान दीजिए, ये 25/9 है तो इसको 9 ऊपर भेज दीजिए, 25 नीचे भेज दीजिए और ये घात हो गई आपकी प्लस में, तो 3/2 आपकी घात प्लस में हो गई। और ये अच्छा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको हम गुणा में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इसको इस वाले समीकरण को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जब आप 2/5 नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे भेजेंगे तो घात किस में हो जाएगी आपकी प्लस में हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप ये भी जानते हैं जब ये भाग का निशान है इसे गुणा के निशान में बदलना होता है, तो जब गुणा के निशान में बदलना होता है तो ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाती है, यानी कि 5/2 की घात ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कब? जब हम ये गुणा भाग वाले निशान को गुणा वाले निशान में बदलेंगे। तो यानी इसमें इस वाले टॉपिक में 2 आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। पहले घात को प्लस बनाना है तो 2/5 की घात 3 हुआ। फिर जब ये भाग के निशान को गुणा के निशान को भाग के निशान को गुणा के निशान में चेंज करेंगे तो अंश हर में और हर अंश में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के 5/2 की घात आपका 3 रहेगा। ये हमारे कहने का मतलब है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 16 2 की घात 4 होता है और 81 3 की घात 4 होता है, यानी कि 2/3 की घात कितना है 4 है और बाहर घात 3/4 है। ये तो जो घातें होती है घातों का आपस में गुणा हो जाता है। आगे देखते हैं, ये 3 जो होता है 9 जो होता है 3 का वर्ग होता है, 5 जो होता है 25 जो होता है 5 का वर्ग होता है, यानी 3/5 है, ये वर्ग है और आपका घात 3/2 बाहर है, गुणे यहाँ पर 5/2 आपकी घात है, ये है, इसमें आपका कुछ करना नहीं है। अब जो बचा है सॉल्व कर लीजिए। 1 मिनट, यहाँ देखिए 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल। अब जो बचा है हम यहाँ पर लिख देते हैं, आपका गुणा भाग करेंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ आपका 2/3 है और ये कितना घात आ रहा है 2/3 की घात है आपका 3, गुणे यहाँ पर 3/5 है, ठीक है। गुणा का निशान ही है इसलिए उसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर आपकी घात 3 है और फिर गुणा 5/2 है, इस पर भी घात कितनी भैया, इस पर भी घात आपकी 3 है। इसको आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और सबको अलग अलग लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 2/3 हो गया, नीचे 3/3 की घात 3 हो जाएगी, गुणा ये 3 की घात 3 है, नीचे कितना है 5 की घात 3 है, गुणा
5 की घात 3 ऊपर है, नीचे कितना है 2 की घात 3 है। देखिए इसमें सब कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, सारी चीज़ें यहाँ पर कैंसिल आउट हो गई हैं। ये 3 की घात 3 किससे कैंसिल आउट होगा इससे, ये 5 की घात 3 5 की घात 3 से कट गया, और 3 की घात 3 3 की घात 3 से कट गया, कुछ बचा नहीं। कुल मिला के आपका एक बचा, एक कहाँ पर है, विकल्प बी में है, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसान सा प्रश्न था। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ए अकेला किसी काम को 4/5 भाग को 20 दिन में करता है और शेष काम को ए और बी मिलकर 3 दिन में करते हैं। ठीक है, अब देखो प्रश्न आपने पढ़ लिया है, ध्यान समझिए। शेष काम का क्या मतलब होता है? देखिए काम 4/5 हुआ तो टोटल हमारा काम होता है 1। जब हमारा 4/5 काम हो चुका है तो शेष कितना बचेगा, 1 में से 4/5 घटा दीजिए तो 5 इधर जाएगा और 4 में से घटेगा तो 1/5 हमारा बचेगा। तो कुल मिला के शेष कितना बचा, 1/5। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1/5 काम को ए और बी मिलकर 3 दिन में करते हैं। तो बी अकेला उस काम के दोगुने को कितने, यानी 2 गुना काम करना, बी को भैया 2 गुना काम करना, इसको ध्यान से रखिएगा, ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं, 2 लाइन को पहले सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पहले हम ए की बात करते हैं। ए ने जो है 4/5 जो वर्क है वो कितने दिन में किया है, 20 दिन में किया। बहुत ही आसान प्रश्न है, 20 दिन में किया है। तो एक वर्क कितने दिन में करेगा, एक काम 4/5 काम 20 दिन में किया है तो एक काम कितने में करेगा, 5 का 3 गुणा कर दीजिए 20 में और 4 का 3 गुणा कर दीजिए 20 में। यानी आप कहने का मतलब है कि यहाँ 20 बचेगा और यहाँ ऊपर 3 गुणा होगा 5 और 4 का 3 गुणा होगा तो ये 20 के नीचे आ जाएगा। तो ये 4 पंजे 20, कुल मिला के हो जाएगा 25 दिन। ठीक है, अब ए और बी की बात करते हैं। ए और बी की आपके प्रश्न में दिया गया है, इसकी बात करते हैं। ए और बी मिलकर 1/, काम शेष काम को हमने निकाल लिया है, कितना होता है 1/5। तो ए बी की अगर बात करें तो 1/5 जो वर्क है यानी शेष वर्क है कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो ए और बी मिलकर एक काम कितने दिन में करेंगे, 3 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 15 दिन। ये 3 गुणा करना आ गया आप सभी लोगों को। तो अब हमारा सिंपल सा प्रश्न बन गया है कि अभी यहाँ दोगुने काम को ध्यान में मत रखिएगा, सिंपल तरीके से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दोगुना जो काम करना है उसको ध्यान में मत रखिए, अभी सिंपल तरीके से निकालते हैं कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब हमारा सिंपल प्रश्न है कि सिंपल प्रश्न क्या है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, भैया कितना निकला है 25 दिन, ये हमने निकाला है। ए किसी काम को 25 दिन में करता है और ए प्लस बी मिलके उसी काम को 15 दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। तो हमें बताना है कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप फटाफट प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। हमें उम्मीद है जब तक हम लिखते हैं तब तक बहुत सारे हमारे स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर भी निकाल लेते होंगे। तो सिंपल तरीके से प्रश्न को करते हैं। यहाँ पर आप दिन लिख दीजिए, यहीं पर करें, यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए, क्षमता लिख दीजिए और ये आपका एलसीएम जो आप निकालते हैं उसको लिख दीजिए। ए कितने दिन में कर रहा है, ए आपका 25 दिन में कर रहा है और ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी 15 दिन में कर रहे हैं। इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा, एलसीएम आपका 75 निकल के आएगा। ठीक है, तो 25 सिंपल तरीके से इसी प्रकार के तो वर्क एंड टाइम वाले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 25 का भाग 75 में देंगे तो ए की क्षमता कितनी निकल आई, 25 की आई 75। 15 का भाग 75 में देंगे तो 15 × 5 = 75। ठीक है, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी निकल के आ गई, 5 आपकी ए प्लस बी की क्षमता निकल के आ गई। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, हाँ, और अब आपको निकालना है ए कितने दिन में काम को करेगा। यहाँ से आप बी की क्षमता निकाल लीजिए। ए और बी दोनों की क्षमता 5 है, ए की क्षमता 3 है, यानी बी की क्षमता कितनी होगी, 2 होगी। बी की इफिशियंसी 2 होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। ए और बी दोनों मिलकर 5 क्षमता से काम करते हैं, 5 इफिशियंसी है। ए की 3 है तो 5 में 3 घटाएंगे 2 आएगा। ठीक है, तो बी के डेज निकाल ले, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो आपका जो एलसीएम होता है उसमें जब आप इफिशियंसी भाग करते हैं तो बी कितने दिन में काम करेगा वो हमारा निकल के आ जाता है। लेकिन ये आंसर नहीं है, गलती मत करिएगा, ये आंसर नहीं है क्योंकि हमें दोगुना काम करना, प्रश्न में क्या था, दोगुना काम करना था। हमने तो निकालना है बी उस काम को कितने दिन में करेगा।
तो हमने ये निकाला बी उस काम को कितने दिन में करेगा, लेकिन हमें दोगुना काम निकालना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी काम को 10 दिन में करते हैं, आप किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो उससे दोगुना काम करना हो तो आपको कितना दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा, 2 को गुणा कर देंगे। उसी प्रकार बी अगर किसी काम को 75/2 दिनों में करता है तो उसके दोगुने काम को इसके दोगुने समय में करेगा, 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 75 दिन आपका आंसर आएगा। 75 दिन में वह काम करेगा, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगर बी किसी काम को 75/2 दिन में करता है उसका दोगुना काम करने में दोगुना समय लगेगा, यानी कि 2 का गुणा करना पड़ेगा, और इस कंडीशन में आपका 75 दिन आपका आंसर रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा ये आखिरी प्रश्न है। एक लंबवृत्तीय बेलन के बक पृष्ठ का क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 और 3 का अनुपात है। देखो बक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं, 2πr और h होता है। ये 2:3 को हमें पता है 2/3 भी लिख सकते हैं। तो बक पृष्ठ के क्षेत्रफल को ऊपर लिखते हैं और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr और h + kr। ठीक है, अब बक पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 2, और इसका अनुपात कितना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 3, तो 2/3 हमारा हो गया। जो बचा है उसको अब आप लिख लीजिए। बचा क्या है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल। अब ध्यान से देखिए, h के सामने कितना है, 2, और h + r के सामने कितना है, 3, यानी h की वैल्यू 2 हो गई और h + r की वैल्यू 3 हो गई। तो ऐसी कंडीशन में r की वैल्यू बिना कुछ गुणा भाग किए आप 1 निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अनुपात में आपको प्रश्न का आंसर देना है। h का मान अगर 2 है, h + r का मान 3 है, तो उसका मतलब r का मान 1 होगा, तभी तो 2 में 1 जोड़ेंगे तभी तो आपका 3 आएगा। तो अब आपको निकालना क्या है, बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h में अनुपात निकालना है। r का मान 1 है, h का मान आपका 2 आ ही गया है, 1:2 आपका आंसर रहेगा। कहाँ पर है, पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर अपने सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है, और ये जो आपके प्रश्न थे ये 2018 के प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे उसी के आए हुए प्रश्न हैं। आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोग इसी प्रकार से सबसे पहले आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद टॉपिक वाइज प्रत्येक पूरे सिलेबस को आपको कवर किया जाएगा। एनसीईआरटी की जो बुक है उसको भी सॉल्व कराया जाएगा, और आप सभी लोग अपने एनसीईआरटी की किताब खरीद लीजिएगा। कक्षा 6, 7, 8 की किताब तो आपके पास होना ही चाहिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।